जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में करीब 2000 साल पुराना मशहूर अचबल झरना है। सदियों से इसका पानी कभी कम नहीं हुआ। इसी झरने ने मुगलों के शाही बागों को हमेशा हरा भरा रखा। ऐतिहासिक अचबल हमेशा से कश्मीर की खूबसूरती और वहां के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। दर्जनों गांवों की प्यास इसी झरने से बुझती है, लेकिन 2024 और 25 के दौरान जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सदियों पुराना यह विशाल झरना सूखने की कगार पर पहुंच गया। ऐसा क्यों हुआ? आखिर कश्मीर की प्यास बुझाने वाला स्रोत खुद प्यासा कैसे हो गया? जवाब है बर्फ का कम गिरना। 2024 से 2026 के बीच कश्मीर में बहुत कम बर्फबारी हुई। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे स्नो ड्रॉ यानी बर्फ का अकाल कहते हैं। सर्दियों के महीनों में पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी होती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से ये परत काफी पतली हो गई है। धरती का स्वर्ग अब भयानक पारिस्थितिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। मामला सिर्फ मौसम के बदलने का नहीं है, सवाल कश्मीर के वजूद से जुड़ा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने 1980 से लेकर 2024 तक 44 सालों के आंकड़े खंगाले हैं। उनकी रिपोर्ट के नतीजे बहुत डराने वाले हैं। पिछले 20 सालों में जम्मू कश्मीर का तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है। सुनने में ये 1 डिग्री ना के बराबर है, लेकिन कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ रही है। कश्मीर में ये गर्मी बहुत अलग तरीके से असर कर रही है। विज्ञान में इसे ऊंचाई आधारित तापन कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो नीचे के मैदानी इलाकों के मुकाबले गुलमर्ग और भद्रवाह जैसे ऊंचे पहाड़ बहुत ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं। पहाड़ों पर हर दशक में 0.3 डिग्री तापमान बढ़ा है। जिन पहाड़ों को ठंडा रहना चाहिए था, वहां लगातार गर्मी बढ़ रही है। दिन में तो धूप होती है, लेकिन पहले के मुकाबले में अब कश्मीर में रातें भी थोड़ी गर्म होने लगी हैं। हर दशक में 0.6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। प्री मॉनसून सीजन में रात के तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? वैज्ञानिक इसे स्नो अल्बीडो फीडबैक कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, पहले पहाड़ों पर सफेद बर्फ की मोटी चादर होती थी। सूरज की किरणें जब सफेद बर्फ पर पड़ती थी तो टकराकर वापस लौट जाती थी, इसलिए पहाड़ ठंडे रहते थे। अब बर्फ कम हो गई है तो नीचे की जमीन दिखने लगी है। ये गहरे रंग की जमीन सूरज की गर्मी को वापस भेजने के बजाय अपने अंदर सोख लेती है। जब पहाड़ की जमीन ही गर्म हो जाएगी तो बची कुची बर्फ भी तेजी से पिघलने लगेगी। यही वजह है कि रात का तापमान बढ़ रहा है। रात में पिघली हुई बर्फ को दोबारा जमने का वक्त मिल ही नहीं पा रहा। वातावरण में मौजूद नमी और गर्मी रात के समय भी तापमान को नीचे नहीं आने दे रही। गर्मी का ये चक्र पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो भविष्य में क्या होगा? तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो भविष्य में बारिश में भारी कमी आएगी, नमी खत्म हो जाएगी और इसका असर जंगलों पर पड़ेगा। आईआईटी की रिपोर्ट बताती है कि जंगलों की कार्बन सोखने की ताकत कम हो रही है। आने वाले कुछ सालों में कश्मीर के हरे भरे जंगल सूखे घास के मैदानों में बदल सकते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे सवानाकरण कहते हैं। वो वादियां जहां अभी घने पेड़ हैं, अगले 50 सालों में वहां सूखी घास बचेगी। पहाड़ों का चढ़ता हुआ बुखार सिर्फ जंगलों को नहीं जलाएगा, ऊंचाई पर जमी विशाल बर्फ यानी ग्लेशियर भी पिघला रहा है। जब पहाड़ की चोटी से ग्लेशियर गायब हो जाएंगे तो नदियों में पानी कहां से आएगा? कश्मीर की सबसे बड़ी जीवन रेखा कोलाहोई ग्लेशियर है। इसे गॉडेस ऑफ लाइट यानी कि रोशनी की देवी भी कहा जाता है। दक्षिण कश्मीर की प्यास बुझाने वाली झेलम नदी को इसी ग्लेशियर से जीवन मिलता है। लेकिन ये रोशनी की देवी अब अपने ही वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि 1960 के दशक से लेकर अब तक कोलाहोई अपना 25 से 30% हिस्सा खो चुका है। बर्फ की विशाल नदी हर साल 35 मीटर की रफ्तार से पीछे खिसक रही है, जो डराने वाला है। यही हाल मशहूर थाजीवास ग्लेशियर का भी है। कभी टूरिस्ट से भरा रहने वाला थाजीवास तेजी से पिघलकर सिकुड़ रहा है। आशंका है कि कम ऊंचाई वाले ग्लेशियर्स तो कुछ दशकों में गायब ही हो जाएंगे। जब विशाल ग्लेशियर जरूरत से ज्यादा पिघलते हैं तो पहाड़ों के बीच बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण होता है, जिनके चारों तरफ कोई पक्की दीवार नहीं होती, सिर्फ पत्थरों, मिट्टी और मलबे की कच्ची दीवारों से रुकी होती हैं। आप इन झीलों को पहाड़ों की चोटी पर रखे टाइम बम की तरह देख सकते हैं। ग्लेशियर के पिघलने से इनमें लगातार पानी बढ़ रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने गंगबल और नुंदकोल जैसी झीलों को बहुत खतरनाक माना है। झीलों की कच्ची दीवारें लंबे वक्त पानी का दबाव नहीं सह सकती और वो टूट जाएगी।
नुंदकोल झील का प्राकृतिक बांध टूटा तो पानी का रेला पहाड़ से नीचे गिरेगा, जो वांगत नाले से होते हुए सीधे नीचे बसी बस्तियों को अपनी चपेट में ले लेगा। ऐसा ही कुछ रिसर्च बताती है कि इस सैलाब के रास्ते में 1184 इमारतें और 4 पुल आते हैं। पानी का बहाव इन सबको पल भर में मलबे में बदल देगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े खतरे के नीचे बसे गांवों में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ही नहीं है। अगर रात के अंधेरे में झील फट जाए तो लोगों को खतरे का सायरन सुनाने वाला कोई सिस्टम वहां मौजूद ही नहीं है। ऐसे ही कुछ 4 अक्टूबर 2023 की रात सिक्किम में हुआ था। लगातार पानी का दबाव बढ़ने से दक्षिण लोनक झील टूट गई थी, जिसके बाद तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इसके कारण चुंगथांग बांध ढह गया और सूबे के मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची जिलों में भारी तबाही हुई। यही खतरा अब कश्मीर में मंडरा रहा है। इस खतरे के बीच घाटी में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सीएजी की 2026 की रिपोर्ट रोंगटे खड़े करने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि 1967 के मुकाबले कश्मीर में 697 में से 518 झीलें सूख चुकी हैं। जिन झीलों के किनारे कभी जिंदगी आबाद थी, वहां अब सूखी और दरकती जमीन बची है। करीब 1537 हेक्टेयर पानी का इलाका सूखी मिट्टी में तब्दील हो चुका है। ये आंकड़ा इतना बताने के लिए काफी है कि घाटी में पानी का संकट कितना विकराल रूप ले चुका है। झीलें और प्राकृतिक झरने सूख रहे हैं। कश्मीर की प्यास लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब सड़कों पर गुस्से के रूप में दिखने लगी है। 2026 की गर्मी में श्रीनगर के कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। 11 जुलाई को एचएमटी और बसंत बाग इलाके में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। रंगेल जल आपूर्ति योजना, जिससे इस इलाके को पानी मिलता है, वो गर्मियों की छुट्टियों के कारण लगभग महीने भर ठप रही। पीने का पानी न होने से खाना पकाने जैसे रोजमर्रा के काम भी बहुत मुश्किल हो गए थे। जब नदियां और झीलें ही सूख जाएंगी तो पाइपों में पानी कहां से आएगा? पानी की कमी सिर्फ शहरों का गला नहीं सुखा रही, गांवों में हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। वहां लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। जब मौसम का मिजाज बिगड़ता है और पानी खत्म होता है तो सबसे पहला असर खेतों और बागों पर होता है। पानी की कमी और बढ़ता तापमान सेब और केसर को भी तबाही की कगार पर ले आया है। कश्मीर में सेब सिर्फ फल नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लाखों परिवारों की रोटी इसी सेब से चलती है, लेकिन आसपास से अब पानी नहीं, आफत गिरती है। 2007 में घाटी में ओले गिरने की सिर्फ 2 घटनाएं दर्ज हुई थी। इसके बाद से संख्या बढ़ती गई और अब 2026 के आंकड़े देखिए। मई और जून के महीने में ही 100 से ज्यादा बार ओले गिरे हैं। जब पेड़ों पर फूल आने का समय होता है, तब ओले कहर बनकर टूटते हैं। फसल बर्बाद हो जाती है, पेड़ों की छाल छिल जाती है, टहनियां टूट जाती हैं। किसान साल भर की मेहनत को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखते हैं। आखिर आसमान से इतने ज्यादा ओले क्यों गिर रहे हैं? इसका जवाब भी उसकी बढ़ती गर्मी में छिपा है। जमीन का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है और आसमान में मौजूद ठंडी हवा से टकराती है, तो बड़े बड़े ओले बनते हैं। जलवायु में हो रहा ये बदलाव किसानों की कमर तोड़ रहा है। ओलों की मार से जो पेड़ बच जाते हैं, उन्हें नई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। मौसम में नमी और गर्मी के उतार चढ़ाव से फंगल इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। एप्पल स्कैब जैसी बीमारियां और नए नए कीड़े बागों को बर्बाद कर रहे हैं। किसानों को ज्यादा कीटनाशक दवाइयां छिड़कनी पड़ती हैं, जिससे खेती का खर्च लगातार बढ़ रहा है और मुनाफा घटता जा रहा है। सेब के बागों से निकलकर पंपोर के खेतों का रुख करते हैं। ये इलाका दुनिया भर में अपने लाल सोने यानी कि केसर के लिए मशहूर है। किसी जमाने में यहाँ का केसर दूर दूर तक जाता था। 1990 के दशक में यहाँ हर साल 16,000 किलो केसर पैदा होता था। 2023-24 में आंकड़ा गिरकर सिर्फ 2600 किलो रह गया, लगभग 80% की भारी गिरावट। आखिर लाल सोने की चमक फीकी कैसे पड़ गई? इसके पीछे 3 गंभीर कारण हैं। पहला, आसमान से जुड़ा है। केसर के फूल खिलने के लिए शरद ऋतु की बारिश बहुत जरूरी होती है। स्थानीय लोग इस बारिश को राह कहते हैं। 2024 में बारिश बहुत कम हुई, जमीन के नीचे दबे केसर के बीज सूखे रह गए। दूसरा कारण इंसानों ने खुद पैदा किया है। पंपोर के पास ही क्रेव इंडस्ट्रियल इलाका है। वहां सीमेंट के कारखाने चलते हैं। इन कारखानों से उड़ने वाली धूल केसर के खेतों पर जम जाती है, जो पौधों के छोटे छोटे छेदों को बंद कर देती है, जिनसे वो सांस लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। पौधे घुट घुट कर मर रहे हैं।
तीसरा कारण थोड़ा हैरान करने वाला है। इसका संबंध वनों के कटने और जंगलों की बढ़ती गर्मी से है। सर्दियों में जब ज्यादा ठंड होती थी तो साही जैसे जंगली जानवर छिप कर रहते थे। अब सर्दियां गर्म हो गई हैं, जिस कारण जानवर लंबे समय तक बाहर घूमते हैं। खाने की तलाश में वो जंगलों से निकलकर केसर के खेतों में आ जाते हैं और जमीन खोद खोद कर केसर के बीज खा जाते हैं। जलवायु परिवर्तन ने जानवरों का व्यवहार बदल दिया है। इसका खामियाजा कश्मीरी किसान भुगत रहे हैं। हर साल 30% फसल यहाँ जानवर चट कर जाते हैं। नेशनल सैफरन मिशन के तहत लगाई गई सिंचाई मशीनें भी फेल हो चुकी हैं। अब जरा दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है, लेकिन युद्ध के कारण वहां केसर का उत्पादन 140 टन गिर गया। इसके असर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कश्मीरी केसर की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। कीमत 250 रुपए प्रति ग्राम से उछलकर 350 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गई, यानी कि 3.5 लाख रुपए किलो। कीमत तो आसमान छू रही है, लेकिन कश्मीरी किसान बेबस हैं। उनके पास बेचने के लिए केसर ही नहीं है। खेती बर्बाद हो चुकी है और मुनाफा कमाने का बड़ा मौका उनके हाथ से फिसल गया। इस निराशा के बीच कश्मीर के खेतों में नया रंग खिल रहा है, बैंगनी रंग। इसे पर्पल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। सेब और केसर के लगातार हो रहे नुकसान को देखकर किसान अब लेवेंडर की खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। लेवेंडर वो पौधा है जो जलवायु परिवर्तन के कठिन समय में किसानों का साथी बन रहा है। इस पौधे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बहुत कम पानी चाहिए। सूखे और बंजर मौसम में भी ये जिंदा रह लेता है। जहां दूसरी फसलें सूख जाती हैं, वहीं लेवेंडर आराम से लहलहाता है। लेवेंडर की दूसरी बड़ी खासियत जानवरों से जुड़ी है। इसकी महक बहुत तेज होती है। इस कारण साही, बंदर या कोई भी जंगली जानवर इसे नहीं खाता। किसानों को रात भर जागकर खेतों की रखवाली नहीं करनी पड़ती। महंगी बाड़ लगाने का खर्चा भी बच जाता है। लेवेंडर का तेल 10,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकता है। कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स कंपनियां इसे हाथों हाथ खरीद रही हैं। लेवेंडर ने कश्मीर के किसानों को नई राह दिखाई है। खेतों से बाहर निकले तो कश्मीर की दूसरी बहुत बड़ी पहचान भी खतरे में है, बर्फ से ढके पहाड़ और वहां आने वाले सैलानी। कश्मीर का नाम लेते ही दिमाग में यही तस्वीर उभरती है। 2024 में इसी खूबसूरती को देखने करीब 35 लाख टूरिस्ट यहाँ पहुंचे आए थे। यह आंकड़ा अपने आप में रिकॉर्ड था। अकेले गुलमर्ग में 13 लाख से ज्यादा लोग बर्फ का मजा लेने आए। लेकिन 2025 में तस्वीर एकदम बदल गई। सैलानियों की संख्या 11 लाख के आसपास रह गई। मौसम ने ऐसी करवट ली कि बर्फ का अकाल पड़ गया। जब बर्फ नहीं गिरेगी तो टूरिस्ट कैसे आएंगे? इस चिंता ने सरकार को नया रास्ता खोजने पर मजबूर किया। इटली के ओलंपिक की तर्ज पर फरवरी 2026 में नई नीति लाई गई। गुलमर्ग के लिए आर्टिफिशियल स्नो यानी कि मशीन वाली बर्फ बनाने का फैसला लिया गया। JKCCC यानी जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ने इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाल दिए। योजना है कि मशीन से बर्फ बनाई जाए ताकि मौसम कैसा भी हो, गुलमर्ग में 12 महीने स्कीइंग चलती रहे। आइडिया सुनने में बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का सच काफी डरावना है। मशीन से बर्फ बनाने के लिए बेहिसाब पानी और बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। कश्मीर पहले ही गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। लोगों को पीने का पानी बमुश्किल नसीब हो रहा है। ऐसे में सिर्फ सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पानी का इतना भारी इस्तेमाल क्या सही कदम है? पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उनका मानना है कि इस आर्टिफिशियल बर्फ में मौजूद केमिकल और सिंथेटिक टर्फ गुलमर्ग की नाजुक मिट्टी को बर्बाद कर सकते हैं। वहां के पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। पर्यटन बचाने की लालसा कश्मीर के पर्यावरण के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकती है। आर्टिफिशियल स्नो के लिए बिजली चाहिए, लेकिन कश्मीर तो खुद अंधेरे में डूबा है। सर्दियों में बिजली का उत्पादन 80% तक गिर जाता है। वजह वही है, बर्फबारी होती नहीं और जो थोड़े बहुत ग्लेशियर्स हैं उनका पानी जम जाता है। जब नदियों में पानी नहीं होगा तो टरबाइन कैसे घूमेंगे? सर्दियों में घाटी की मांग 3,737 मेगावाट बिजली की है। इसके मुकाबले उत्पादन सिर्फ 330 से 400 मेगावाट के बीच होता है। हालात इतने खराब हैं कि सरकार को बारामूला में 120 साल पुराने मोहरा प्रोजेक्ट की याद आ गई। साल 1905 में बने 10.5 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। पानी और बिजली का संकट सिर्फ कश्मीर का अंदरूनी मसला नहीं है, इसके तार जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं। 2025 में जब भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रोका तो चिनाब बेसिन में बांध बनाने की तैयारी तेज हो गई।
किश्तवाड़ इलाके में पक्कलदुल और क्वार जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। पहाड़ों का सीना चीरकर सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत भारी पड़ी। 5 जुलाई 2026 को अचानक बादल फटा और बाढ़ आ गई। देखते ही देखते क्वार प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन सुरंगें पानी में डूब गई। डंपर और बड़ी मशीनें मलबे में दफन हो गई। विशेषज्ञ बताते हैं कि किश्तवाड़ जिले में 197 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें हर वक्त बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। बड़े प्रोजेक्ट्स और सरकारों की योजनाएं कुदरत के गुस्से के आगे बेबस हैं। पहाड़ों पर मंडराता ये खतरा और बढ़ती गर्मी अब आम इंसान के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। नीतियां और डैम बनने में सालों लगते हैं, लेकिन मौसम की मार किसी का इंतजार नहीं करती। कश्मीरी खुद अपनी जिंदगी और घरों को गर्मी के हिसाब से ढाल रहे हैं। आप कश्मीर के नए बनते हुए घरों को देखिए, वहाँ वास्तुकला बहुत तेजी से बदल रही है। पहले कश्मीर में घरों की छतें नीचे रखी जाती थी। इसका मकसद होता था कि सर्दियों में कमरों के अंदर गर्मी को रोककर रखा जाए। अब श्रीनगर, बांदीपोरा और कुपवाड़ा जैसे जिलों में नए घरों की छतें 9 फीट या उससे भी ज्यादा ऊंची बनाई जा रही हैं। लोग चाहते हैं कि कमरों के अंदर गर्मी ना रुके। जिनकी छतों के नीचे थर्माकोल और इंसुलेशन शीट्स लगवाई जा रही हैं। ये खास तौर पर इसलिए किया जा रहा है ताकि कंक्रीट की छत दिन में सूरज की गर्मी सूख कर रात में कमरे को भट्टी ना बना दे। सबसे बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव एसी की मांग का बढ़ना है। ठंडे कश्मीर में कुछ साल पहले तक पंखे तक नहीं होते थे। आज वहां एसी की डिमांड आसमान छू रही है। लोग अपने स्तर पर मौसम से जूझ रहे हैं, वहीं सरकारी स्तर पर भी कुछ अहम कोशिशें शुरू हुई हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने SAPCC यानी स्टेट एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें 156 अलग अलग कदम उठाने की बात कही गई है। सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने, ऊर्जा बचाने और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाना जैसी योजनाएं इसमें शामिल हैं। गांव में सूखे पड़े झरनों को फिर से जिंदा करने के लिए सरकार ने MRAVE प्रोग्राम शुरू किया है। इसके जरिए 48 ग्रामीण पंचायतों में प्राकृतिक झरनों को बचाने का काम हो रहा है। खेतों को बचाने के लिए SKUAST यानी शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पूरी ताकत से मैदान में है। वहां के वैज्ञानिक जलवायु स्मार्ट फसलें तैयार कर रहे हैं। वो ऐसी मक्का, दालें और नाशपाती विकसित कर रहे हैं जो कम पानी और सूखे में भी किसानों को अच्छी पैदावार दे सके। सब कोशिशें अच्छी हैं, मगर जानकारों का मानना है कि इतने बड़े संकट से निपटने के लिए ये कदम काफी नहीं है। कश्मीर को फौरन वैधानिक क्लाइमेट काउंसिल की जरूरत है, जो बिल्कुल आजाद होनी चाहिए, जिसके पास अपना खुद का सुरक्षित जलवायु बजट हो और वो बजट सरकारी फाइलों और लाल फीताशाही में ना फंसे। ये तय करना बहुत जरूरी है। पहाड़ों पर मंडराते जलजले के खतरे को देखते हुए नुंदकोल और गंगबल जैसे ग्लेशियर झीलों पर 24/7 निगरानी बहुत जरूरी है। वहां सैटेलाइट और सेंसर से जुड़ा अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना होगा। प्रकृति हमें लगातार चेतावनी दे रही है। IIT खड़गपुर की रिपोर्ट और पिछले 2-3 सालों के हालात यही बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन भविष्य का डर नहीं है। अगर हमने अभी इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं जब धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर सूखे रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये तबाही और बर्बादी सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगी। वहां की जीवनदायिनी नदियां सूखेंगी तो पूरे दक्षिण एशिया में पीने के पानी, अनाज और ऊर्जा का अकाल पड़ेगा। कुदरत के साथ लड़कर हम कभी नहीं जीत सकते। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा। यही हमारे बचने का इकलौता रास्ता है। आज के अनकही में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।